अगर आप जीवित हैं जीतनराम मांझी जी, मुझे लगता है कि फिर आपका संस्कार कैसा आपको मिला है आपके माँ बाप से, जो आपको रोके हुए है। हो सकता है मेरे पे केस भी करेंगे आप, हो सकता है मेरे पे गोलीबारी भी आप करा दें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ और मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि बेटी की इज्जत और आबरू की बात है। आप गार्जियन हैं, बुजुर्ग अवस्था में हैं, लेकिन कहीं आपकी सोच भी तो बुजुर्ग अवस्था में चली गई है। लग रहा है मुझे कि जीतनराम मांझी जी आप बिल्कुल फ्रीडम दे दिए हैं क्या मंचलों को। ये आपके विधानसभा क्षेत्र में हम सुन रहे हैं कि महीना में 3 घटना ऐसा है, तो इसका मतलब कि आप फ्रीडम दे दिए हैं। कहीं ना कहीं उन मंचलों से कहीं आपका कोई साठगांठ तो नहीं है। अभी हमारे साथ है संतोष रोने यादव जी, जो कि पटना से करीब यहाँ से इमामगंज से करीब 200 किलोमीटर दूर से आए हैं। इनसे जाने क्या वजह हुई सर कि आपको इतना दूर आना पड़ा? वजह शौक तो हुआ नहीं, जो इतना भीड़ लगा हुआ है, आखिर इतना गमगीन माहौल है। पता नहीं ये दूरी हमको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया यहाँ तक पहुँचाने में, जितना कष्ट हमने खुद के अंदर महसूस किया इस घटना के बाद। पता नहीं सीएम साहब को ये भी पता है कि नहीं कि ये भी बिहार की ही वो जगह है जहाँ वो बोलते थे कि बेटियाँ यहाँ सुरक्षित है। सदन में तो आवाज़ उठाया गया था कल गया मेल से, रिंकू यादव जी ने कल इस पर सवाल उठाया था, तो शायद सुने होंगे, जाने होंगे। और आपको ये कब पता चला था? हमको ये पता चला आज के 3 दिन पहले अखिलेश यादव जी से मेरी बातचीत हुई। एक अमन यादव जी हैं औरंगाबाद के, उन्होंने इनसे कॉन्फ्रेंस पे बात कराया मुझे। ताज्जुब तब होता है जब आप जैसे पत्रकार यहाँ ग्राउंड जीरो लेवल पे आकर के रिपोर्टिंग करते हैं और उस न्यूज़ को देते हैं, लेकिन जो बहुत सारे पत्रकार जो खुद को मीडिया कहते हैं, मैं आप लोग पे मैं क्या कहूँ, तरस आता है मुझे कि आप लोग कठपुतली की तरह बिक चुके हैं। ये घटना जहाँ एक 13 साल की बेटी को घर से निकाल करके रात्रि में सामूहिक बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उतना से भी मन नहीं भरा तो उन दरिंदों ने उस बच्ची को पत्थर से कुचल करके जान मार दिया। इसके बाद भी यहाँ के जो होंगे ही पत्रकार तो होते ही हैं, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार होते हैं, कहाँ चले गए आप लोग? क्या सिर्फ जब नीतीश कुमार की छींक आएगी तभी आप लोग सुनेंगे हैं? क्या बड़े बड़े नेता लोग की जब, या बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों की जब बेटी बहुएँ बच्चों की जब बात आएगी तभी आपको मीडिया दिखाई देता है? हैं? गरीब लोगों का जब किसी तरह का जब संकट का घड़ी आता है तो आपको तो मज़ा नहीं आता है ना, आपको मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो बेटी नीलम यादव एक गरीब की बेटी थी। नीलम यादव एक बहुत अबले की बेटी थी, लेकिन शायद ये आप समझते थे, ये आपको लगा कि नीलम यादव एक गरीब की बेटी थी, अबला की बेटी थी। नीलम यादव हम सबकी बेटी थी और नीलम यादव की आत्मा को हम लोग न्याय दिलाएंगे। अगर 7 दिन के अंदर में अगर बिहार सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो मैं पुनः वापस इस जगह पे आऊँगा और एसपी महोदय के गेट पे बैठ करके मैं धरना पे बैठ जाऊँगा। आपको बता दें कि यहाँ का विधायक जो जीतनराम मांझी है, पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस मैटर पे आज तक घर नहीं आए, इनके घर के संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, कोई भी घोषणा कर रहे हैं, कुछ किसी भी तरह का बात को लेकर यहाँ पे नहीं आया, जो कि यहाँ हमेशा इमामगंज उनका आना जाना रहता है। यहाँ पे लोकल विधायक भी, उन पर क्या कहेंगे आप? हमेशा लगता है, जहाँ तक कि मुझे जानकारी कुछ मिली है, कि इसमें उनके स्वजातीय लोग भी शामिल हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि अगर आएंगे तो मेरा वोट खराब होगा। आपका सीधा कहना है कि वो जातिगत राजनीति कर रहे हैं? हाँ। क्योंकि उनके जाति के लोग हैं तो वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि नीलम यादव से ज़्यादा इज्जत आपकी बेटी और आपकी पोती का नहीं है जीतनराम मांझी जी। जितनी नीलम यादव की इज्जत थी या इज्जत आज है, उतनी ही आपकी भी बेटी की, उतनी ही आपकी भी पोती की इज्जत है। और अगर नीलम यादव कि इस दर्द को, नीलम यादव की इस चीख को आप इग्नोर कर रहे हैं तो समाज आपको भी इग्नोर करेगा और उस जगह पे ले जा कर के आपको फेंक देगा जहां से आप खड़ा भी नहीं हो पाइएगा। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, इस पे क्या मांग करेंगे? देखिए, गिरफ्तारी तो प्रशासन अपना एक काम किया, ऊपर से बहुत सारे सामाजिक दबाव, 3-3, 4-4 रैलियों के बाद ऐसा हुआ, इस पे क्या लोकल प्रशासन को भी टारगेट करेंगे क्या? आखिर बिना प्रशासन के इन मंचलों का मन थोड़े बढ़ जाता है।
प्रशासन की कहीं ना कहीं सहभागिता होती है, चाहे प्रशासन पे पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे प्रशासन पे किसी तरह का प्रेशर हो, लेकिन प्रेशर तो है प्रशासन पे। प्रशासन आखिर सिर्फ गिरफ्तार करना, आप ये समझिए ना कि गिरफ्तारी भी हमको लगता है कि उसमें भी वक्त लगा। गिरफ्तारी के बाद डायरेक्ट जेल भेज दिया गया था, उसके बाद ये रिमांड का ऑर्डर लगाया गया, उसके बाद रिमांड पे लेके कुछ लोग को फिर नाम बुलवा के जो भी किया जाए करने के बाद कुछ लोग और गिरफ्तार किया गया। इसमें उनके अपने एक चचेरे भाई भी थे। देखिए, चचेरे भाई हो मौसेरे भाई हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह का घटना का जो भी अंजाम देता है वो एक अपराधी है। नहीं, आपने अभी कहा कि वो उनके स्वजातीय के भी कुछ लोग हैं, तो इनमें इनके जातियों के भी कुछ लोग थे, तो ये थोड़ा अलग नहीं हो गया क्या? तब तो इनको और आना चाहिए ना जी। अगर नहीं, जैसा आपने कहा कि जीतन मांझी जी को लगता है कि इनके ही जाति के लोग की वजह से मेरे भी जाति के लोग फंस रहे हैं, तब तो उनको और आना चाहिए था। आखिर जाति बिरादरी कुछ भी हो, जीतन मांझी जी को इस धरती की जनता वोट देकर के उस जगह पर तो पहुंचाई। अब वहाँ जब पहुंचाई है तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको लोग वोट किया नहीं किया, आपके नज़र में सब बराबर होना चाहिए। आप बोलते हैं, आप पूर्व सीएम आप रह चुके हैं, आप बोलते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप हमेशा आते हैं चुनाव लड़ते होंगे, तब यही बात करते होंगे। हम अभी वर्तमान विधायक भी हैं अभी तो हमें लगता है कि शायद वो पता नहीं वो जीवित हैं या नहीं हैं। इसे जीवित किसको बोलते हैं? आप खा पी रहे हैं तो आप जीवित हो गए। आपकी मानसिक अवस्था अगर बिल्कुल अगर होशो हवास में है तो उसको जीवित लोग बोलते हैं। हमें लगता है कि जीतन मांझी जी अभी जीवित अवस्था में नहीं है। अगर वो जीवित अवस्था में होते तो हम तो कोई नेता नहीं है ना जी। हम तो कोई नेता नहीं है, हम एक कलाकार हैं। हमारी क्या ज़रूरत थी? लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि कलाकार हम बाद में हैं, पहले इसी समाज से उठ करके हम वहाँ तक गए हैं जी। तो जीतन मांझी जी तो भाई पॉलिटिशियन हैं, और अगर आप जीवित हैं जीतन मांझी जी, तो मुझे लगता है कि फिर आपका संस्कार कैसा आपको मिला है आपके माँ बाप से, जो आपको रोके हुए है अब तक। इसका मतलब कि आप अपने पूरी जीवन में इस तरह की घटना को बड़ा कॉमन घटना समझते होंगे। आपके भी घर में होता होगा ऐसा, और ऐसा ही आप देखते रहते होंगे, बड़ा कॉमन समझते होंगे। अरे चलो भाई, ये तो कॉमन सी घटना है, इसको क्या लेना है। हो सकता है मेरे पे केस भी करेंगे आप, हो सकता है मेरे पे गोलीबारी भी आप करा दें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ और मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि ये बेटी की इज्जत और आबरू की बात है। आपका यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, एक पॉलिटिशियन के तौर पे भी, एक गार्जियन के तौर पे भी, एक मानवता के तौर पे भी। क्या आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका वीडियो देखने के बाद या किसी तरह का उनसे जानकारी मिलने के बाद वहाँ पे आएंगे? देखिए, आपको लगता है कि वो आएंगे? नहीं, देखिए, अगर इंसानियत बची होगी उनमें, मैं तो कहा कि अगर वो जीवित होंगे थोड़ा सा भी मानसिक तौर पे, तब तो वो बिल्कुल आएंगे। और अगर मानसिक तौर पे वो मर ही चुके होंगे तब कैसे लाइएगा? उनकी आत्मा को थोड़े बुलाइएगा यहाँ पे। और एक बात आपको बता दें, इस इमामगंज विधानसभा में सिर्फ एक मैटर नहीं, इसको लगा के 3-4 ये ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, और इसी महीने में 3-4 घटनाएं हो चुकी है। कि बगल में हम आपसे कांटेक्ट किए थे तो आपको बताए भी थे कि एक बग्घिया गांव है, वहाँ पे इस तरह का मैटर हुआ है। उस पर भी क्या कहना चाहेंगे? आपको वहाँ पे भी मिलने जाएंगे क्या उनके परिजन से? बिल्कुल जाएंगे। कभी भी, चाहे गांव कोई भी हो, समाज कोई भी हो, बेटियों का कोई विशेष करके जाति नहीं होता, बेटियों का कोई विशेष समाज नहीं होता। बेटियाँ चाहे किसी भी जाति की हो, किसी समाज की हो, किसी धर्म की हो, वो हम सबकी बेटी है, हम सबकी बहन है, और उसकी सुरक्षा करना, उसकी मर्यादा की रक्षा करना, ये हम सबकी जिम्मेवारियां होती है। और हम बिल्कुल जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। और ये लग रहा है मुझे कि जीतन मांझी जी आप बिल्कुल फ्रीडम दे दिए हैं क्या मंचलों को? ये आपके विधानसभा क्षेत्र में हम सुन रहे हैं कि महीना में 3-3 घटना ऐसा है, तो इसका मतलब कि आप फ्रीडम दे दिए हैं। कहीं ना कहीं उन मंचलों से कहीं आपका कोई साठगांठ तो नहीं है? जीतन मांझी जी, आप गार्जियन हैं, बुजुर्ग अवस्था में हैं, लेकिन कहीं आपकी सोच भी तो बुजुर्ग अवस्था में नहीं चली गई है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने विधानसभा पे ध्यान दीजिए। और बड़ा दुख हुआ कि ऐसे आदमी को फिर कैसे मुख्यमंत्री बना दिया गया था।
एक उनका बेटा भी तो है संतोष और कुमार। उनके एक बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, बिहार के मंत्री भी हैं वो। माइनर इरिगेशन मिनिस्टर हैं। जी, अच्छा। मान लीजिए उनका बुद्धि लघु शिक्षा मंत्रालय के मंत्री भी हैं, जो कि वो संतोष जी जो आते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, जो उनके बेटे मंत्री हैं वो भी क्षेत्र को भ्रमण करते हैं, लेकिन वो कभी इस मैटर पे या फिर इस तरह का मैटर पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। बस वो आते हैं, अपना रैली वैली या जो भी हो, अपना एक सम्मेलन हुआ, प्रोग्राम हुआ, ख़त्म। क्या नहीं लगता है राजनीति करने आते हैं सिर्फ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना जो आप बोल रहे हैं कि महीना में 3 घटना ऐसा हुआ, और इसको यहाँ के विधायक, यहाँ के स्थानीय निवासी बन कर के जो आज मान लीजिए कि कौन है राज्य मंत्री बने हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा है। और मैं क्या बोलूँ, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो अपना काम करेंगे और देखते हैं आप कितना अपने इन मंचलों को बचाते हैं और कितना आप देर करते हैं सज़ा दिलवाने में। हम लोग लगे रहेंगे। आपने अभी कहा था कि 7 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे एसपी ऑफिस का मैं घेराव करूँगा। तो जो इसमें अभियुक्त थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बाद आप क्या 7 दिन में क्या कार्रवाई चाहते हैं? स्पीडी ट्रायल, जी स्पीडी ट्रायल करके और उन दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा अति शीघ्र मिले। इसके लिए आप मुख्यमंत्री के पास आवेदन देंगे क्या? बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ पटना, मैं जा कर के मुख्यमंत्री आवास में मैं कोशिश करूँगा कि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, मेरी आवाज़ को रोकने का प्रयास किया जाएगा। फिर जनमानस के साथ हम तो जनता से हैं। आज मान लीजिए कि आज अगर 2 लोग मुझे जानते हैं, आज मैं अगर 2 नमक रोटी मैं खा रहा हूँ बढ़िया से, तो किसके बदौलत? मैं कोई अफसर तो नहीं हूँ, मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, मैं एक आम पब्लिक हूँ और आम पब्लिक ने मुझे थोड़ा सा प्यार आशीर्वाद दे करके उस जगह पे पहुँचा दिया। तो लोगों ने जब मुझे आवाज़ बनाया तो आवाज़ तो मैं बना हूँ और मैं मजबूत आवाज़ बना हूँ। एक बात और है सर कि मुख्यमंत्री साहब हमेशा बात करते हैं महिला सशक्तिकरण पे, और बिहार में ज़्यादातर घटनाएं महिलाएं से जुड़ी होती हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी को? अब तो आप सब देख ही रहे हैं, आप सब पत्रकार हैं, आप सब समाज के चौथे स्तंभ हैं, लोकतंत्र की चौथी इकाई आप सब हैं। आप सब देख ही रहे हैं कि जो सीएम साहब जो सुशासन की बात करते हैं और जो बातें कही जाती थी कि जंगल राज या कौन राज, तो जंगल राज जो बातें कही जाती थी, जो सुने थे हम, आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल हम जंगल में खड़े हैं ना जी। हम लोगों को जंगल में ला करके खड़ा कर दिया गया। बिहार की बेटियों को जंगल में सुला करके रेप किया जाता है और दैत्य लोग जो हैं, वहशी लोग जो हैं, इस जंगल में राज करते हैं। तो ओरिजिनल जंगल राज ये हुआ ना। जंगल राज वो नहीं था, वो शब्द का जंगल राज हो सकता है, वो लेखनी का जंगल राज हो सकता है, लेकिन ये करने का जंगल राज है। ये सुशासन की राज नहीं है, ये हुआ जंगल राज। हम लोग जंगल में खड़े हैं, पहाड़ में खड़े हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं सत्ता से। जी। तो सीएम साहब से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप स्पीडी ट्रायल चला करके जितने भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त अति शीघ्र सजा दिलवाएं, यही मेरी मांग है। अभी हमारे साथ थे भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव जी। इन्होंने अपना बात रखा और सरकार से मांग रखा कि वो जो दोषी हैं उन पर स्पीडी ट्रायल करके उनको सज़ा दिलवाया जाए। अगर वो 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं होती है तो ये 7 दिन बाद एसपी आवास के बाहर धरना देंगे।